हाय, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन द रिवीजन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिया है, और जरूर वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको हेल्प होगी इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दी है उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन हम अभी देखना शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करूंगा इस क्वेश्चन बैंक के चैप्टर के। मतलब इस वीडियो में मैं जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इस चैप्टर का वो कवर करने वाला हूँ, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव पार्ट को कवर करने से पहले मेरे पास दो स्लाइड्स है जिसके अंदर मैं कुछ फेमस फॉर्मूले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे और दो छोटी छोटी चीजें याद दिलाना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं केटीजे एंड रेडिएशन के लिए, और ये फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे है। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले दिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर नाम की जो प्रॉपर्टी है किसी गैस की, टेम्परेचर इज डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, और गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का पहला फॉर्मूला 3/2 PV, ये आया कैसे? ये आया ऐसे क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको याद है, प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3। व्हाट इज दैट? मैं लिखूंगा इसको मास अपॉन वॉल्यूम C स्क्वायर। m/v इज रो C स्क्वायर। याद है आपको? P इज इक्वल्स टू 1/3 रो C स्क्वायर। क्लियर है ना? इस m को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट 1/3, और टोटल मास ऑफ द गैस मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब कैपिटल M को मैं ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m अपॉन V इंटू C स्क्वायर, वेयर C इज द CRMS, इट्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ पे ये 1/V एज इट इज रखा मैंने। यहाँ पे काम कर सकते हो, इस V को इधर ले जा सकते हो। ठीक है, चलेगा? V को P के बाजू में लेकर जाओ तो दिस विल बिकम लाइक दिस, PV इज इक्वल्स टू, और एडजस्टमेंट 2/3 इंटू N 1/2 MC स्क्वायर। देखिएगा 2 कट हो जाएगा तो 1/3 NMC स्क्वायर मिल जाएगा। ऑलराइट, अब ये क्या हुआ? दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल, और अगर मैं इसको N से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, बट पूरे गैस के लिए। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, राइट? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, क्योंकि मैंने एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को N से मल्टीप्लाई किया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या मिल जाएगी आपको? 3PV/2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। गॉट इट? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे तो इसी फॉर्मूला को हम डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, 3/2P, ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, 3/2P मिल जाएगा। यहाँ पे V नहीं चाहिए था। गॉट इट? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल। अब मोल का मतलब क्या होता है? मोल मतलब हमको पता है N से डिनोट करते हैं, N इज द नंबर ऑफ मोल। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को N से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 3PV/2 डिवाइड बाय N। तो ये फॉर्मूला 3PV/2N हो जाएगा, ये स्मॉल n है। गॉट इट? ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, आप बना भी सकते हो आप टाइम पे अगर आप बनाना चाहते हो तो। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल मतलब क्या? जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3PV/2, उसको डिवाइड करेंगे N से। N इज व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गेटिंग और नॉट? देखिए, पर मोल अलग चीज है, पर मॉलिक्यूल अलग चीज है। पर मोल मतलब डिवाइड बाय स्मॉल n, पर मॉलिक्यूल मतलब डिवाइड बाय कैपिटल N। गॉट इट? देन काइनेटिक एनर्जी कैसे है ये तो बताया मैंने अभी। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास, या इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर केजी भी बोलते हैं। मास की बात चले तो मास मतलब क्या होता है? कैपिटल M गैस का मास, और उसको हम स्मॉल m इंटू कैपिटल N भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m है तो N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपने पास है तो टोटल मास N इंटू M हो जाएगा। गॉट इट? तो याद रहेंगे फॉर्मूले, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम में आएंगे आपके। देन शुरू में आपने N स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को आप N अपॉन Na से भी जानते हो, और कैपिटल R को आप Na इंटू Kb से भी जानते हो, वेयर Na इज द एवोगाड्रो नंबर एंड Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गॉट इट? ओके, ये हुई आपकी फर्स्ट स्लाइड जो मुझे आपको बतानी थी, याद दिलानी थी। और एक स्लाइड है मेरे पास, उसको देखते हैं, फिर वो स्लाइड होने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है गाइज? ओके, तो यार चैप्टर पढ़ते टाइम पे एक छोटी सा थ्योरी आता है, दैट इज प्रीवोस्ट थ्योरी। ये प्रीवोस्ट थ्योरी क्या कहती है कि अबाउट 0 केल्विन, केल्विन इज व्हाट? इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि जब आप
टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर रहे हो, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट स्केल में मेजर कर रहे हो, तो तब की बात है। तो अबाउट 0 केल्विन ऑल बॉडी रेडिएट्स थर्मल एनर्जी एंड एट द सेम टाइम दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये नॉलेज आपको है, या आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब हीट रेडिएशन इमिट करती है तो एट द सेम टाइम वो एब्जॉर्ब भी कर रही होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो स्पीड से ज्यादा रेट से रेडिएट करती है, कम रेट से एब्जॉर्ब करती है। बट ये कब तक चलता है ऐसा सीन, जब तक वो टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। when the temperature of system and surrounding or temperature of that body and surrounding gets equal, that means अब वो रेडिएट भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है, बट सेम रेट से। गॉट इट। तो इस थ्योरी का थोड़ा सा प्रेसाइज वर्जन ये है कि ये कहता है कि 0 केल्विन के ऊपर, और 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन का मतलब होता है कि -270। 0 केल्विन ये टेम्परेचर एक्चुअली रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इतना लोएस्ट टेम्परेचर पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम, प्रेशर सब जीरो हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। बट इट इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। हम क्या कहते हैं कि कोई भी टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में मेजर करना है, तो अगर आपको उसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में पता है तो उसमें 273 ऐड कर दो, आपको केल्विन में मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 27 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन, तो 27 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर देंगे तो आपको 300 केल्विन मिल जाएगा। तो किसी भी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप 273 ऐड कर सकते हो। तो सोचिए अगर मैं 0 केल्विन मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 0 केल्विन, यहाँ पे देखिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दूं, 0 केल्विन टेम्परेचर की जगह पर, तो 0 केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये 273 माइनस में चला जाएगा, तो दैट विल बिकम -273। मतलब दैट इज वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -273 केल्विन, जिसको आप 273 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन था। गेटिंग और नॉट? या आप एक फॉर्मूला अभी ध्यान में रखो, आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस थ्योरी ने क्या बताया कि 0 केल्विन के ऊपर सभी बॉडीज हीट को रेडिएट भी करते हैं और एब्सॉर्ब भी करते हैं, बस। स्टीफन्स लॉ तो याद ही होगा, इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस बॉडी का जो भी टेम्परेचर होगा उसके 4th पावर से प्रोपोर्शनल होता है उसकी इमिसिव पावर। यानी कि टेम्परेचर में आप हल्का सा चेंज करोगे ना, तो जो इमिसिव पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, 16 टाइम बढ़ जाएगी अगर आप डबल करते हो टेम्परेचर को, ठीक है। तो EB इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन कांस्टेंट है, इसको हम स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, सिग्मा T to the power 4। देन EB को यार क्या लिख सकते हैं, Q/80 अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये सिग्मा T to the power 4 है। तो इसको मैं Q/T लिखता हूँ, A को इधर लेकर जाता हूँ, तो सिग्मा A T to the power 4। अब ये जो Q/T है, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम दैट बॉडी। तो हीट चेंज हो रही है विद टाइम, तो उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा A T raised to the power 4। लिख सकते dQ/dt इक्वल टू सिग्मा A T raised to the power 4। ये है ना, ये होगा स्टीफन्स लॉ। अब dQ/dt को आप पावर भी कह सकते हो, इसका मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू T raised to the power 4, ऐसा भी कह सकते हो। बट हम जानते हैं कि यार E तो होता है E/EB, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, राइट। सो आपका ये जो कैपिटल E है, दिस विल बिकम स्मॉल e इनटू EB। मतलब कि इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को जब आप स्मॉल e से कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इमिसिव पावर मिल जाएगी ऑर्डिनरी बॉडी की, ठीक है। तो जब भी ऑर्डिनरी बॉडी की आपको इमिसिव पावर चाहिए तो स्मॉल e से मल्टीप्लाई करो, किसको, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी को। तो यहाँ से इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इज E, और ये EB तो सिग्मा T raised to the power 4 होता है, EB तो सिग्मा T raised to the power 4 होता है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। देन E को हम Q/T लिखेंगे, और यहाँ पे जो A था वो A को इधर लिख देंगे, तो दिस बिकम EA सिग्मा T raised to the power 4। अगेन Q/T को मैं dQ/dt लिखूंगा, और ये हो जाएगा E सिग्मा A T raised to the power 4। देखिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, dQ/dt सिग्मा A T raised to the power 4, dQ/dt E सिग्मा A T raised to the power 4। तो अगर E से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको dQ/dt ऑर्डिनरी बॉडी के लिए मिलेगा, और अगर ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है, इसलिए dQ/dt सिग्मा A T raised to the power 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है। तो ये दो स्लाइड्स आपको पता नहीं थी। अब हम सीधा क्वेश्चन बैंक के ऊपर जंप कर रहे हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, और देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रेडियस सिलेबस के ऊपर के भी डाले गए हैं, तो वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे नहीं दिया आपके, ठीक है, क्योंकि रेडियस सिलेबस आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, तो इसके क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट MCQ,
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, भाई साहब अभी देखा हमने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 NkBT। ये कैसे आया? तो यार काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा 3/2 PV। यस, अब हम सब जानते हैं कि इस PV को हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT। यस, लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3/2। इस n को हम लिख सकते हैं n/Na और r को लिख सकते हैं हम नकाब दैट इज NaKB और इनटू क्या रहेगा T। यहाँ पे Na गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा 3/2 NkBT। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो अब n को डिवाइड में लेकर जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय n, देखिए NkBT मिल गया, डिवाइड बाय n, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये कितना होगा 3/2 KBT। अब इसमें 3/2 और KB दीज आर कांस्टेंट, तो सीधा आपकी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल होगी किससे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। गॉट इट? तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। बेटा समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द पावर रेडिएटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन, क्या मटेरियल पे डिपेंड करती है? कोई भी तुम्हारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ओके, और वो पावर को इमिट कर रही है। पावर का मतलब होता है बेटा dQ/dt, अरे एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, ठीक है? तो किस पर डिपेंड करती है? और ये ब्लैक बॉडी की बात चल रही है, तो यार देखो ब्लैक बॉडी के लिए dQ/dt इज इक्वल टू EA सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 होता है, अभी भी बताया, क्योंकि अगर ब्लैक, ये जनरली फॉर्मूला है, पर ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है, तो ये dQ/dt हो जाएगा A सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। तो जो आपकी पावर हो रही है रेडिएट, वो किस पर डिपेंड करती है? एरिया पे, इस कांस्टेंट पे और T पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे मटेरियल जो है उसका तो कोई ये नहीं है, नेचर ऑफ द सरफेस नहीं, कलर नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ऑप्शन डी इज करेक्ट। गॉट इट? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निर्भर करता है जो भी पावर रेडिएट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। If the absolute temperature of the body is double, the power radiated will increase by factor of, भाई साहब देखिए जो पावर रेडिएट मतलब dQ/dt is proportional to T raised to the power 4 है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल, एक बॉडी इसका टेम्परेचर आपने चेंज किया, बाकी तो कुछ चेंज नहीं किया आपने, राइट? तो भले ही dQ/dt में EA सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 है, ये मान लो कंडीशन 1 थी आपकी, बट सेकंड कंडीशन में dQ/dt आपने जब टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, तो आपका सिग्मा भी वही था, एरिया भी वही है, E भी वही है, ठीक है ना? तो जो कांस्टेंट है उनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम है वो T रेज़ टू द पावर 4 से प्रोपोर्शनल है। सीधा तुम टेम्परेचर को बदलने से ही रेट बदलेगा, बाकी कुछ चीजें आप नहीं बदल रहे हो। तो dQ/dt सेकंड वाला जो रेट है डिवाइड बाय dQ/dt, रेट नंबर 1 इज इक्वल्स टू ये टेम्परेचर की 4th पावर से प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखा T2/T1 की पावर 4। अब T2 को आप डबल कर रहे हो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डबल, मतलब T2 होगा 2 टाइम्स ऑफ T1, 2 टाइम्स ऑफ T1 अपॉन T1 T रेज़ टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट टू द पावर 4, T1 गेट कैंसल, तो 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर होती है 16, ठीक है? 2 की पावर 4 क्या होती है 16, तो dQ/dt 2 is 16 टाइम्स, मतलब कि अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर डबल करते हो तो आपका जो पावर रेडिएट हो रहा है वो 16 टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर ट्रिपल करते हो तो 3 की पावर 4 जो वैल्यू आएगी उतने टाइम्स आपकी जो पावर रेडिएट है विल गेट इंक्रीज। गॉट इट? यस, तो इसका आंसर 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ फॉर रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी हैविंग सरफेस टेम्परेचर 3000 केल्विन। कुछ नहीं बेटा, आपको टेम्परेचर गिवन है, लैम्बडा मैक्स निकालना है। आपने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपने पढ़ा था, उसमें कहा था लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू B/T, वेयर दिस B इज कॉल्ड एज विन्स कांस्टेंट, राइट? और विन्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन रहती है प्रॉब्लम में, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, आपको 9656 आंसर मिल गया। तो 9656 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुछ समझे? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CV की बात चल रही है बेटा, ये है ना, C इज व्हाट मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो V आएगा सफिक्स में, is 12307.69 जूल पर kg पर केल्विन। ये वैल्यू गिवन है, CV की वैल्यू गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स इज 1.65, अब रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक देखिए, CV गिवन है और दो स्पेसिफिक हीट यानी कि CP/CV की वैल्यू आपको दी है 1.65। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, तो आपको CP माइनस CV निकालना है।
क्या निकालना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Cv गिवन है, दोनों का रेशियो गिवन है और ये डिफरेंस आपको निकालना है। तो यार इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास क्या है अभी Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू आपके पास है 1.65। तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो। मतलब मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, Cp अपॉन Cv को यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड में से 1 माइनस कर दूंगा और 1.65 यहाँ से 1 माइनस कर दूंगा, तो मुझे सेम चीजें मिलेगी। देखिए कोई दिक्कत नहीं। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा Cp माइनस Cv अपॉन Cv और ये हो जाएगा 1.65 माइनस 1, एज इट डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखिए Cp माइनस Cv अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.65 माइनस 1 अपॉन 1। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ये Cv को उधर लेकर जाओ, 1.65 में से 1 चला जाएगा, 0.65 बचेगा, इनटू रहेगा Cv की वैल्यू पुट कर दो, इसको कैलकुलेट करो, आपको अप्रोक्सीमेट 7999 जूल पर केजी पर केल्विन ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट यहाँ पे। बेटा समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय द ब्लैक बॉडी ऑफ द सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर दिए हुए आपको एनर्जी निकालनी है और सारे आंसर आपके जूल में है, यानी कि स्टैंडर्ड सिस्टम में है, बट आपको जो एरिया दिया हुआ है वो सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है और जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमको दोनों चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट तब तक कि हमको फॉर्मूला तो पता ही है कि यार जो Q/T होता है दैट विल बी इक्वल्स टू EA सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। बट ब्लैक बॉडी का है तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Q/T इज इक्वल्स टू A सिग्मा T रेज़ टू द पावर। आप इसको dQ/dt भी कह सकते हो, नो डाउट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपकी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा ए टी इंटू टी रेज़ टू द पावर 4, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है गिवन है यहाँ पे, वो पुट कर दी। देन ये 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, व्हाट इज दैट, इज द एरिया, क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अभी 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 करके वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये 1 मिनट के लिए पूछा है इसने। देखिए कैलकुलेट द एनर्जी रेट इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है टाइम 1 मिनट है, मतलब 60 सेकंड। स्मॉल टी की वैल्यू कितनी होगी, 60 सेकंड। आपका जो डेल टी है dt है वो 60 सेकंड हो जाएगा, राइट। एंड जो भी आपका टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता है 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 केल्विन। ठीक है, तो कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन में लाना है तो डिग्री सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर दीजिए, तो आपको 400 केल्विन मिल जाएगा। फिर 400 और टेम्परेचर की पावर 4 थी इसलिए 400 की पावर 4 होगी, इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1751.04 जूल। तो 1751.04 जूल इज ऑप्शन सी। बेटा समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखिए एमसीक्यू जो थे वो यहाँ पे बता दिए। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये सारे के सारे, इनको हम अभी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अंडर विच कंडीशन लॉज ऑफ बॉयल, चार्ल्स एंड गेल-लीसाक आर वैलिड। कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहां पे हर गैस के लिए लॉज एप्लीकेबल होती है। तो पहली बात, ये सभी के सभी लॉज बनाए गए हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बनाए गए हैं। आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करने वाले सभी गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं, बट प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल नहीं होता। तो जो रियल गैसेस होते हैं वो रियल गैसेस भी आइडियल गैसेस की तरह ही बिहेव करते हैं, बट कब, जब उनका टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर लो हो। मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, और तभी बॉयल्स, चार्ल्स और गेल-लीसाक लॉ ओबे किए जाएंगे, राइट। तो इसलिए हमको जो पूछा गया है कि अंडर विच कंडीशन दीज लॉज आर वैलिड, सो when the temperature of gas is high and the pressure is low, then these laws are applicable or valid for that real gas. Got it? This is the answer. यहाँ पे लिखा गया है the laws of Boyle's, Charge and Gay-Lussac are strictly valid for the real gases. Real gas के लिए valid है, but कब, only if the pressure of the gas is not too high. अब low pressure मतलब ही क्या है कि ज्यादा high नहीं है, and the temperature is not close to the लिक्विफिकेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ। लिक्विफिकेशन मतलब जब टेम्परेचर लो होता है किसी गैस का तभी गैस लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कम नहीं करना है, टेम्परेचर ज्यादा रखना है। तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी सोचिए ना, कोई भी गैस अगर आपका अच्छा गैस है तो यार उसका वो फ्री होगा, उसका प्रेशर कम होगा, उसको दबाया नहीं किसी ने, और टेम्परेचर जब हाई होता है तभी वो गैस होता है। तो टेम्परेचर अगर कम करते जाओगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो आप ऐसे ध्यान में रखिए, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर विच द रियल गैसेस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैसेस। हमेशा याद रहेगा आपको और काम में आएगा आपके। दो क्वेश्चन है इस स्लाइड पे, ऑन व्हाट द वैल्यूज ऑफ absorption coefficient, reflection coefficient and transmission coefficient depend in addition to the material of the object on which the radiation is incident। yes ये तो पढ़ा, मतलब कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल पे हीट रेडिएशन इंसिडेंट होंगे तो वो मटेरियल कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसमिट करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल की मतलब नेचर क्या है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पॉलिश सरफेस है, कैसा सरफेस है, राइट। बट इसके साथ साथ एक चीज और कि ये रेडिएशन के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आप जो रेडिएशन, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हर कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी कि हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये वेवलेंथ का भी रोल वहां पे होता है। इसलिए आपका जो एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट है या इमिशन का जो भी कोएफिशिएंट है आपका, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, ये सारे कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे ही डिपेंड नहीं करते, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करते हैं, राइट। यस, ओके। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम एमिसिव वेवलेंथ हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? वेवलेंथ रोल प्ले करती है वहां पे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो मटेरियल एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इन पर वो डिपेंड करते हैं। कौन कौन? तुम्हारा ए, आर और टी। Then why the nature of the all bodies remains constant at room temperature? रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सभी बॉडीज का जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट क्यों रहता है? वो इसलिए कांस्टेंट रहता है कि रूम टेम्परेचर पे उस बॉडी का, उस सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ इक्वल होता है। ऐसे केसेस में जितना तेजी से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है उतना तेजी से इमिट कर रही होती है। मतलब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ इमिशन, है ना। तो जितनी अंदर आ रही है हीट इतनी बाहर जा रही है, उतनी ही बाहर जा रही है, दैट मींस उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हमको पता है ऑल बॉडीज रेडिएट्स एज वेल एज एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एट रूम टेम्परेचर, बट द रेट ऑफ इमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर सेम एंड हेंस देयर टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। गॉट इट? तो दोनों क्वेश्चन समझ गए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट व्हाट टेम्परेचर ऑल बॉडीज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, हमको ये पता है कि सभी बॉडीज सेम टाइम पे हीट रेडिएट कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो रेडिएट ज्यादा करती है, एब्जॉर्ब कम करती है। बहुत कम टेम्परेचर है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, रेडिएट कम करेगी। लेकिन ये कब तक चल रहा है? तो ये चल रहा है बेटा टेम्परेचर बॉडी का जब तक के -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं होता, मतलब कि 0 केल्विन नहीं होता। 0 केल्विन पे बॉडी कुछ नहीं करती। 0 केल्विन एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया आपके साथ में, ठीक है। तो 0 केल्विन के ऊपर यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही सभी बॉडीज एब्जॉर्ब या रेडिएट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। आप सिंपली यहाँ पे ये वैल्यू डिनोट कीजिए, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। ऑल बॉडीज एट द टेम्परेचर अबाउट 0 केल्विन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, खेल खत्म, ठीक है। और किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 1.25 kg per मीटर क्यूब, डेंसिटी यानी कि रो दिया है आपको, प्रेशर इज 10⁵ पास्कल, ठीक है, एंड फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यार कुछ भी टफ नहीं है, VRMS या CRMS आप कुछ भी कहो, आपको पता है CRMS इक्वल टू 3p/ρ, ये यहां से आया बेटा, P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। आप VRMS लिखो या CRMS लिखो, तो आप 3 को इधर लेकर जाओ, ये 3p/ρ हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इधर रहेगा VRMS। तो VRMS इज इक्वल टू 3p/ρ अंडर रूट में। गेटिंग और नॉट? यस, ओके। तो P की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 10⁵ पास्कल, एंड जो आपका रो है दैट इज 1.25। बेटा समझ पा रहे हो आप? बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आप कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। लॉगरिथम को यूज कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 लीटर ऑफ द गैस एट STP, ठीक है, गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 × 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, ये प्रेशर दिया आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा है STP, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दो शब्द यूज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, STP या फिर NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसके लिए डायरेक्ट वैल्यू कुछ आपको याद रखनी पड़ती है, जैसे प्रेशर की वैल्यू 10⁵5 पास्कल होती है, ठीक है। इनके लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में। देखिए क्या है,
काइनेटिक एनर्जी 3 लीटर, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है आपको V, ओके। और एसटीपी पे प्रेशर की वैल्यू दी है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि होती है, आप याद करके रख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गैस के लिए 3/2 पीवी होता है। इसी सेशन के शुरू में मैंने आपको बताया कैसे आया था, आप प्रीवियस स्लाइड पे जाके देख सकते हो। प्रेशर की वैल्यू आपको पता है, वॉल्यूम आपको 3 लीटर दिया है। अब 3 लीटर मतलब इसका मीटर क्यूब कैसे करते हैं, तो 3 लीटर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। 10⁻³ आता है मल्टीप्लाई में जब आपको लीटर का मीटर क्यूब करना है। गॉट इट यार बच्चा, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 455.85 जूल, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में इस बार। The density of nitrogen at NTP, that is normal temperature pressure, is 1.25 kg per meter cube and RMS speed of the molecule at NTP is 489 meter per second। प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला P is equals to 1/3, ये कैपिटल यम है, कैपिटल N इंटू यम इज कैपिटल यम, यम बाय वी इज बेसिकली रो, तो मतलब ये 1/3 रो वी RMS का स्क्वायर जनरल फॉर्मूला था, उसको आपने N, M और V के फॉर्म में लिखा। देखिए ये तो आपको याद ही होगा। अब सारा पता है आपको डेंसिटी पता है, आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट कर दी, आपको 99633.75 दैट इज न्यूटन पर मीटर, ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए? यस। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभी दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड व्हिच विल बी गेट आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर द 2 मार्क्स, ओके। स्टेट ऑन द फैक्टर ऑन व्हिच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बॉडी इज डिपेंड। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड जो है, मतलब Q किस पर डिपेंड करता है यार, Q जो डिपेंड करता है उसका फॉर्मूला सिंपल है, दैट Q/T इज इक्वल्स टू EA सिग्मा T⁴, या आप इसको dQ/dt भी लिख सकते हो। तो आपका जो dQ है इट इज इक्वल्स टू EA सिग्मा T⁴ dt, ठीक है। इस पर तो dQ E पे डिपेंड करेगा, A पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पे डिपेंड करेगा, T पे डिपेंड करेगा, dt पे डिपेंड करेगा। कौन है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस। नेचर ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी का मटेरियल है, नेचर सरफेस पॉलिस्टर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया A पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन ऑफ द बॉडी फॉर विच, यानी कि dt के लिए डिपेंड करेगा, ठीक है। तो T बताया आपने, dt बताया, एरिया बताया, और नेचर ऑफ बॉडी मतलब E कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होगा ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, गेटिंग और नॉट, यस। वही बताया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडिएंट पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ द वेवलेंथ एज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे निकालना होता है, इसमें एक रेडिएंट पावर है। व्हाट इज दिस रेडिएंट पावर? तो यार ये जो EB है यही आपकी रेडिएंट पावर होती है। तो आप रेडिएंट पावर इधर इस y एक्सिस पे EB भी लिख सकते हो, या एक्चुअली Q/80 होता है, Q/80 EB को। तो यहाँ पे जो एरिया है, हर आपने एक ही बॉडी कंसीडर की और इसका टेम्परेचर चेंज करो, एक बार 3000 केल्विन रखो, एक बार 4000 केल्विन रखो, एक बार 5000, तो जो एरिया है बॉडी का वो नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी में हटा सकते हो, तो Q/T, तो Q/T इज पावर, इसलिए यहाँ पे रेडिएंट पावर भी लिखा है। तो रेडिएंट पावर लीजिए y एक्सिस पे, इधर लिखिए वेवलेंथ, और अलग अलग टेम्परेचर के लिए कुछ ऐसे ग्राफ निकालिए। जब भी कोई बॉडी रेडिएट करती है तो इसमें से हीट को रेडिएट करने वाली जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, जब सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगी, उसको मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ कहते हैं। और हर टेम्परेचर के लिए जो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आपको पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ निकालना होता है आपको 2 मार्क्स के लिए। प्रिपेयर करके जाना इस डायग्राम को, सिर्फ डायग्राम भी पूछी जा सकती है, सिर्फ डायग्राम, ओके। देन अगेन ये भी एक डायग्राम है, ये डायग्राम भी करके जाना, ठीक है। ओनली डायग्राम, बाकी कुछ नहीं। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आगे है, वो भी बताऊंगा मैं। This is the free body diagram. This is the neat level diagram for the Fairy's black body. This is the artificial black body जो फेरी नाम के बंदे ने बताई थी। इसमें क्या होता है, एक डबल वॉल होलो स्फीयर होता है, एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, एक शॉर्ट ओपनिंग होती है जिसमें से इंसिडेंट रेडिएशन अंदर आएगा, अंदर से इसको कोट किया रहता है, बाहर से पॉलिश किया रहता है। तो दिस इज सिल्वर पॉलिश सरफेस, ताकि रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। कोनिकल प्रोजेक्शन है, नॉर्मल इंसिडेंस को अवॉइड करने के लिए। लैम्प ब्लैक से अंदर कोट किया, क्योंकि लैम्प ब्लैक ऐसा सब्सटेंस है जो 96% इंसिडेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी उस पे ऊपर गिरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डायग्राम में आप बताओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ द मेटल बॉडी एट 7 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। यार देखिए, दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ एमिशन होगा वो अलग होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ एमिशन होता है, गॉट इट। तो टेम्परेचर T1 है तुम्हारे पास में 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T2 है तुम्हारे पास में 2 to 7 डिग्री सेल्सियस।
बट डिग्री सेल्सियस हमको नहीं चाहिए तो उसको केल्विन में करना है। केल्विन में करने के लिए 273 उसमें दोनों में ऐड कर दीजिए, तो एक का मिल जाएगा 1000 केल्विन, एक का मिल जाएगा 500 केल्विन। ठीक है, अब रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है मतलब रेशियो निकालना है। तो dq अपॉन dt, ये रेशियो रेट ऑफ हीट, जो हीट रेडिएशन का रेट है वो फर्स्ट वाला यानी कि टेम्परेचर 1000 केल्विन के लिए, और ये दूसरा, इन दोनों का रेशियो ले लिया। dq अपॉन dt का फॉर्मूला होता है सिग्मा, दैट इज EA सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। तो ये वही रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो फर्स्ट केस के लिए ये फार्मूला आएगा, सभी उसमें इन्वॉल्व है, और सेकंड केस के लिए भी वही फार्मूला आएगा। बट जब आप रेशियो लेंगे तो कॉमन चीजें उसमें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे सिग्मा सिग्मा आपने बॉडी नहीं चेंज की तो एरिया भी सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, तो टेम्परेचर का रेशियो आएगा खाली। और टेम्परेचर का रेशियो मतलब T1 है आपका 1000, T2 है आपका 500, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। गेटिंग और नॉट? यस, क्योंकि ये 5, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी लाइक दिस 1000 डिवाइड बाय 500। ठीक है, तो 500 1 जा 500, 5 2 जा 1000 पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। बड़ा समझ पाए? The next question है 1000 calories of the radiant heat is incident on the body. If the body absorbs 400 calories of the heat, find the coefficient of emission of the body. कुछ नहीं है, बॉडी पे इंसिडेंट होने वाली हीट कितनी है 1000 कैलोरी। इसको आप कैलोरी उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा एक ही सिस्टम में रह रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंसिडेंट अमाउंट ऑफ हीट कितनी है 1000 कैलोरी, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी है 400 कैलोरी। आपको पता है जब हीट आके इंसिडेंट होती है किसी बॉडी पे, कुछ रेडिएट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पे 1000 में से 400 कैलोरी एब्जॉर्ब की गई, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा ये पूछा है। तो ए का फॉर्मूला है QA अपॉन Q, तो आपका A इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 1000, तो आपको 0.4 मिल जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ अगेन टू सिमिलर क्वांटिटीज। बट इसने सिर्फ और सिर्फ A नहीं पूछा है, इसने A के साथ में E भी पूछा है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन पूछा है। एक्चुअली A तो पूछा ही नहीं, सिर्फ E पूछा है। तो आपको A तो निकाल जाए, A क्यों निकाला? क्योंकि आपको पता है किसी गिवन टेम्परेचर पे आपका जो रेट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है, ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताता है आपको। तो A इज इक्वल टू E होता है, तो आपकी A की जो भी वैल्यू होगी वही आपके E की वैल्यू होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन आपका कितना मिला 0.4। एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला चाहिए था E अपॉन EB, ये फार्मूला चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप E और EB नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको Q और QA पता है। तो Q और QA से आप A निकालिए, और आपको पता है कि A और E इक्वल होते हैं किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो आप वो तरीका लगा के यहाँ पे आंसर निकालते हो। 2 मार्क्स के लिए आपका आएगा। एक और न्यूमेरिकल है, मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर रेडिएट्स हीट एट द रेट ऑफ 10 जूल पर सेकंड एंड फाइंड द एमिसिव पावर एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको एमिसिव पावर निकालनी है। लेंथ दी आपको 4 सेंटीमीटर, क्यूब है मतलब वही जो आपने बॉडी ली थी ना वो डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए ऐसे। तो इसके एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा L²। गॉट इट? लेंथ क्यूब है तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, तो L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 6L क्यूब, क्योंकि 6 फेस है, इसको 1 2 3 और आजू पीछे इसके हर एक का एक करस्पॉन्डिंग फेस होगा, तो 6 फेस है, एक फेस का एरिया L² है तो 6 का हो जाएगा 6L², तो टोटल एरिया उस क्यूब का हो जाएगा 6L²। अब 6 की वैल्यू 6 पुट कर दी और L को पुट कर दिया मैंने 4, तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 16 × 6 हो जाएगा 96। और आपको क्या दिया हुआ है, एमिसिव रेट दिया हुआ है आपको Q/T 10 जूल पर सेकंड, और आप क्या निकालना है, एमिसिव पावर निकालना है। एमिसिव पावर E इज इक्वल टू Q/80, राइट। और आपको एरिया भी पता है और Q/T भी पता है, जूल पर सेकंड दिया है ना, उनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको 1041.66 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड मिल जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद में आप देख सकते हो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपके शुरू होते हैं। इसके लिए इसके बाद ही आज के दिन आपको अगला वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर मैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।